नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बड़ी बहू की अहमियत। अरे बहू, कमर कस ले। तेरे ननद की गोद भराई की रस्म आने वाली है और हमारे घर का नियम है कि ये कार्यक्रम मायके में ही होता है। उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद देवर सहेलियाँ सब आने वाले हैं। बहुत बड़ा फंक्शन होगा। कावेरी जी ने कहा। तो पूजा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, क्या ये रस्म थोड़ा बदला नहीं जा सकता? आप तो जानती हैं कि इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। 4 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं और मुन्ना भी बहुत छोटा है। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे संभालूंगी? ऊपर से आपकी छोटी बहू की शादी को 5 महीने हो गए, मगर आज तक रसोई में एक गिलास पानी तक लेने नहीं आई। कावेरी जी तुरंत तमतमा उठी। अरे बहू, उसे धुएं से एलर्जी है और खूब खांसी आने लगती है, और वैसे भी वो बड़े घर की बेटी है। इस घर का आधे से ज़्यादा खर्चा उसका पति ही उठाता है। तू अगर थोड़ा ज़्यादा काम कर देगी तो कौन सा एहसान कर देगी? बैठे बैठे मुफ्त की रोटी ही तोड़ेगी क्या? फिर गर्व से बोली, और सुन, छोटी बहू कनक हांगकांग घूमने जा रही है। गोद भराई की रस्म होती ही वो दोनों निकल जाएंगे। पूजा ने हिम्मत करके फिर कहा, मम्मी जी, कम से कम दिन में तो वो मेरी मदद कर सकते हैं ना? किचन में कितने काम होते हैं। सब्जी वगैरह काट दे, प्याज छिल दे। कावेरी जी बोली, उसे अपनी पैकिंग करनी है, शॉपिंग करनी होगी। तेरी मदद करने का उसके पास वक्त नहीं है जो प्याज काट कर आंसू बहाएगी तेरे लिए। तू चुपचाप सारे खाने की तैयारी कर। गोद भराई में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, समझी? ऐसी तैयारी करके मेरी बेटी के सास ससुर सब देखते रह जाएं। कुछ दिन बाद गोद भराई की रस्म बड़े धूमधाम से चल रही थी। ढोलक की आवाज़, मेहमानों की हंसी और चमचमाती सजावट के बीच कावेरी जी अपनी बेटी पर प्यार लुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से बेटी को कीमती चुनरी ओढ़ाई, फिर एक एक करके महंगे गिफ्ट उसकी गोद में रखती चली गई। इतना ही नहीं, बेटी के सास ससुर को भी बड़े आदर से नेग और तोहफे दिए गए। हर कोई कावेरी जी की दरिया दिली की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसी भीड़ के बीच खड़ी पूजा की आंखें बार बार नम हो रही थी। वो सोच रही थी, कैसे मैं हर महीने शिवम की दवाइयों के लिए मम्मी जी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हूँ, तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे देती हैं, और आज अपनी बेटी पर कितना दिल खोलकर खर्च कर रही हैं। आंखों में दर्द छुपाए पूजा कभी मेहमानों को पानी, जूस, सूप पिलाती, तो कभी भागकर कमरे में जाती जहां उसका पति शिवम बिस्तर पर पड़ा था। उसको समय समय पर दवा देती, खाना खिलाती। शिवम कभी इस घर की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन 4 महीने पहले हुए भयानक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह घायल हो गई थी, तभी वो ठीक से उठ भी नहीं पाता था। नौकरी भी हाथ से चली गई, और अब उसकी दुनिया बस उस छोटे से कमरे और दवाइयों तक ही सिमट कर रह गई थी। पूरे घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू पूजा के कंधों पर आ गिरी। सुबह से भागते दौड़ते उसका शरीर थक कर टूट चुका था। आंखें जल रही थी, पैरों में भी दर्द हो रहे थे, मगर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से उसका छोटा बेटा लगातार रोए जा रहा था। न वो तो ठीक से दूध पिला पा रही थी, न अपने हाथों से दो निवाले खिला पा रही थी। बच्चा भूख और माँ के प्यार दोनों के लिए तड़प रहा था, पर पूजा मजबूरी में आंसू पीकर बस काम किए जा रही थी। बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। पति शिवम महीनों से बिस्तर पर पड़े थे, हाथ में 1 रुपया तक नहीं था, और सहारा देने वाला कोई अपना भी नहीं था। उस बड़े से घर में रहते हुए भी पूजा खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, जैसे उसकी तकलीफें किसी को दिखाई ही नहीं देती। छोटी देवरानी कनक ने पूरे फंक्शन में बस सज धज कर इधर उधर घूमना ही जरूरी समझा। न उसने किसी मेहमान को एक कप चाय पूछा, न रसोई में झांकर देखा, और रस्म खत्म होते ही वो और उसका पति नीरज जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर हांगकांग की फ्लाइट पकड़ने निकल गए। और ननद जो गोद भराई की रस्म में आई थी, वो मायके से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10-15 दिन तक आराम से सेवा करवा के ही अपने ससुराल गई। फिर एक दिन घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। कावेरी जी खुशी से दरवाजे की ओर दौड़ी। अरे मेरी प्यारी बहू आ गई। कनक बेटा, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कनक बड़ी स्टाइल से काला चश्मा उतारते हुए अंदर आई। हाथों में महंगे शॉपिंग बैग थे, चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान। उसके पीछे उसका पति भी ढेर सारे सामान उठाए चला आ रहा था। कनक ने आते ही उत्साह से कहना शुरू किया, मम्मी जी, हांगकांग तो सच में जन्नत है। देखिए ना, मैं आपके लिए कितनी महंगी साड़ी लाई हूँ।
और ये बैग, ये परफ्यूम सब स्पेशल इम्पोर्टेड है। कावेरी जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी, मगर उसी समय रसोई के दरवाजे पर खड़ी पूजा चुपचाप ये सब नज़ारा देख रही थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके हिस्से में बस जिम्मेदारियां आ गई थीं और कनक के हिस्से में तारीफें। आते ही कनक बोली, मम्मी जी, मैं तो खाना खाकर आई हूँ, बस अब आराम करना है। रात हो गई है, शरीर थक कर चूर चूर हो गया है। हाँ हाँ बहू, तू जा कमरे में आराम से, सुबह के 10 बजे उठना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात को खाना खाकर सब सोने चले गए। भोर में ही पूजा का बेटा भूख के मारे रोने लगा, तो वो कमरे से निकलकर बाहर आई। अरे पूजा बहू, सुबह सुबह 5 बजे ही तेरा बच्चा इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? मेरी लाडली छोटी बहू की नींद खराब हो जाएगी। रात को ही तो वह और उसका पति हांगकांग घूमकर आए हैं। तेरे बच्चे के रोने से मेरा भी सिर फटने लगा है। पहले इसे चुप करा, हर समय रेडियो की तरफ बजता रहता है। और फिर साफ सफाई करके अच्छे से नाश्ता पानी की तैयारी कर। मेरी बहू उठेगी तो उसे भूख लगेगी। मम्मी जी, बच्चे को भूख लगी है और उसे दूध चाहिए, इसीलिए वो रो रहा है। अरे दूध तो सारा बाल्टी भर भर के यही पी जाता है। इसके अलावा इस घर में दूध पीता ही कौन है? क्या तेरे बाप ने घर में गाय भैंस बांध रखी थी कि इसे दिन भर दूध चाहिए? अरे दूध में पानी मिलाकर पिला दिया कर इस कम भक्त को। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यह आपका ही पोता है। वैसे भी बेचारा कितना कमज़ोर हो गया है। मैं घर के कामों में उलझी रहती हूँ, इसका ध्यान ही नहीं रख पाती हूँ। मम्मी जी, फ्रिज में दूध रखा है, लेकिन आपने उस पर ताला लगा दिया है, इसीलिए मैं बच्चे के लिए दूध नहीं निकाल पा रही। वो दूध वो दूध तो छोटी बहू की कॉफ़ी के लिए रखा है। तुम तो जानती हो उसे कोल्ड कॉफ़ी कितना पसंद है, और सुबह सुबह दूध लाने कौन जाएगा? मम्मी जी प्लीज़ थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं बाद में बाजार से लाकर रख दूंगी। अरे चुप कर। मम्मी जी, राशन सब्जी वगैरह भी ला दूंगी, पैसे दे दीजिएगा। क्या क्या राशन भी खत्म होने को आया है? कावेरी जी ने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर कहा। डिब्बे खोले, चावल खत्म, दाल खत्म, आटा खत्म, यहाँ तक कि घी भी खत्म हो चुका था। यह देखकर उनका सिर घूम गया। सारा राशन तू बस अपने पति बच्चे और खुद पर उड़ाती रहती है। कहती हूँ कम से कम 1 महीना तो चलाया कर। छोटी बहू भी तो हांगकांग घूम कर आई है, लेकिन देख कितना हिसाब से खर्च करती है। अब मैं छोटे बेटे से और कितना पैसा मांगूंगी? तेरा पति तो कमाता भी नहीं। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो आपके ही सगे बेटे हैं। पिछले 4-5 महीनों से बीमारी की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस घर के सदस्य ही नहीं रहे। और रही बात राशन की, मम्मी जी, तो ज़रा याद कीजिए, पिछले हफ्ते आपकी बेटी की ससुराल से पूरा परिवार आया था। मैंने ही सुबह से रात तक रसोई में खड़े होकर उनके लिए पूरी कचौड़ी, पनीर की सब्जी और न जाने कितने पकवान बनाए थे। उसी में सारा राशन खत्म हो गया, लेकिन तब आपको एक दाना भी ज़्यादा खर्च होता नहीं दिखा। और आपकी बेटी भी तो हफ्ते रुक कर गई है। मतलब तू कहना क्या चाहती है, सारा राशन मेरी बेटी चट कर गई? मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुम बहू लोग बस ननद की 2 रोटी पर ही नज़र लगाए रहती हो। अभी वो प्रेग्नेंट है, उसे खाने दे। मम्मी जी, तब तो आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि हाथ तंग है, उल्टा जाते वक्त अपनी बेटी को सूटकेस भर भर कर गिफ्ट, कपड़े और मिठाइयाँ देकर विदा करती हैं, मगर अपने ही पोते के हिस्से का एक गिलास दूध भी आपको चुभने लगता है। अब तू मेरी बेटी के खानदान पर उंगली मत उठा। कावेरी जी गुस्से से चिल्लाई। मुझे सब पता है। बेटी के नाम पर दावतें तू और तेरा पति उड़ाते हैं। पूजा की आंखें भर आई। मम्मी जी, घर की तकलीफें मैं उनसे छुपाती हूँ ताकि उनके दिल पर बोझ न पड़े। वो पहले ही बीमारी से टूट चुके हैं। अगर उन्हें यह सब पता चल गया तो शायद उनकी बची हुई हिम्मत भी टूट जाएगी, और फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। मुन्ना लगातार रोए जा रहा था। उसकी मासूम सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थी, मगर दादी की आंखों में जैसे इंसानियत की ही सूख चुकी थी। उनके चेहरे पर दया का एक कतरा तक नहीं था। पूजा ने भर्राई आवाज में कहा, मम्मी जी, पड़ोस में भी अगर कोई बच्चा रोता है ना, तो लोग प्यार से उसके हाथ में एक बिस्किट तक रख देते हैं, लेकिन आप तो अपने ही पोते के लिए इतनी कठोर हो गई। इतना कहकर उसने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। फिर जल्दी से 2 बिस्किट पानी में घोलकर मुन्ने को पिला दिया। भूख से तड़पता बच्चा
आखिरकार रोते रोते सो गया और फिर पूछा अपने दर्द को दिल में दबाकर चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए चुपचाप फिर से रसोई के काम में लग गई। जैसे उसकी तकलीफों की कोई कीमत ही ना हो। घर में कनक के वापस आने की खुशी मानो किसी त्योहार से कम नहीं थी। सुबह सुबह ही उसने सोफे पर बैठते हुए ऊंची आवाज लगाई, जेठानी जी, क्या मेरे लिए ये ऑयली पराठा बना दिया? मैं इतने दिनों से विदेश का खाना खा खाकर परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा और पौष्टिक खाना चाहिए। मम्मी भाभी से बोलिए दलिया और सूप या जूस बनाए। और हाँ, ये पराठा इतना ऑयली है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। इनके लिए पूरी दाल चावल रोटी सब्जी सब बना दीजिए, ऑफिस भी जाना ही नहीं। रसोई में खड़ी पूजा ने कहा, कनक, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। जैसे ही राशन आएगा मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर दूंगी। कनक का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या मतलब राशन खत्म हो गया? पूरे महीने भर का राशन तो मंगवा कर गई थी मैं। आखिर घर में इतना कौन भूखा निकल गया? पूजा ने शांत रहने की कोशिश की। कनक जी, घर में इतना बड़ा फंक्शन था, मेहमान आए थे, उसी में सब खत्म हो गया। लेकिन कनक तानों पर उतर आई, तो हिसाब से सामान बनाना चाहिए था ना। जेठ जी तो कुछ देते नहीं, और मेरा पति बेचारा कब तक अपनी कमाई लुटाएगा? क्या मैं बाहर जाकर भीख मांगूंगी अपने खर्चों के लिए? मेरी भी शॉपिंग और लाइफ है, उसे अधूरा छोड़ दूं? अब पूजा का सब्र टूटने लगा, तो वो बोली, तुम कौन सा अपने सपने अधूरे छोड़ती हो? कभी हांगकांग, कभी शॉपिंग, कभी मॉल, और कहती हो तुम्हारा खर्चा रुक जाएगा। यहाँ मैं अकेली दिन रात किचन में खट रही हूँ। तो कनक गुस्से से बोली, तो क्या एहसान करती हैं आप? मेरा पति पैसा देता है तो इस घर का खर्चा चलाता है। आपका पति तो महीनों से बिस्तर पर पड़ा है, बैठे बैठे सब हराम की खा रहे हैं। थोड़ा काम कर देती हैं तो क्या चला जाता है? इतना सुनते ही पूजा की आंखें भर आई। तभी कावेरी जी भी कनक का पक्ष लेते ही बोली, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटी बहू से जुबान लड़ाओगी। सही तो कह रही है वो, अब उसका पलड़ा भारी है। जो घर चलाता है उसी का चलता है, समझी? पूजा का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। रोते हुए उसने कहा, मम्मी जी, इनके ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए। आपने ही कहा था बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, मगर आज तक आपने कहीं दिखाने का नाम तक नहीं लिया। ये मत भूलिए, आपका बेटा हमेशा अपनी पूरी सैलरी आपके हाथ में रखता था, अपने लिए कभी कुछ जमा नहीं किया। वो सिर्फ बेटे का फर्ज निभाता रहा, और आज जब कुछ महीनों से उसकी हालत खराब हुई तो आप सारे पैसे बेटी और छोटी बहू पर लुटा रही हैं। चुप कर तू, कावेरी जी गुस्से से चिल्लाई। जब समय आएगा तब दिखा दूंगी डॉक्टर को, दवा तो मंगाती हूँ ना उसकी। लेकिन पूजा समझ चुकी थी उस घर में उसके पति की तकलीफ से ज़्यादा कीमत लोगों की शान और दिखावे की थी। खड़ी खड़ी अब क्या देख रही है? जाकर राशन लेकर आ। क्या सबको भूखा मारने का इरादा है? और हाँ, छोटी बहू के लिए उसके मन का खाना भी बनाना, कावेरी जी ने हुक्म चलाते हुए कहा। तभी कनक ताना मारते बोली, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा राशन बर्बाद करती हैं भाभी, इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? पैसा इनका थोड़े लगता है। मुफ्त का खाने की आदत जो पड़ गई है। ये सब सुनकर पूजा का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। आंखें भर आई, मगर उसने अपने ओठ भींच लिए। वो जानती थी अगर आज उसने जवाब दिया तो बात और बढ़ जाएगी, और उसका असर उसके बीमार पति और मासूम बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए हमेशा की तरह मुंह बंद करना ही उसने उचित समझा। धीरे से दुपट्टा संभाल कर उसने राशन का थैला उठाया और घर से बाहर निकल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। कड़कती धूप में सड़कें तप रही थी। राशन की दुकान तक पहुँचते पहुँचते उसके पैर जवाब देने लगे, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। लंबी लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद जब उसे राशन मिला तो करीब 10-15 किलो का भारी सामान उठाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसके हाथों में दर्द हो रहे थे, माथे से पसीना लगातार टपक रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसके पर्स में ऑटो करने तक के पैसे नहीं बचे थे। फिर भी पूजा ने भारी थैले को कंधे पर रखा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते पहुंचते पूजा की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। तेज धूप, भारी राशन और कई किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे वो घर के दरवाजे तक पहुंचे, अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो भारी राशन के थैलों समेत जमीन पर गिर पड़ी। आह! दर्द से उसकी चीख निकल गई। पैर में इतनी जोर की मोच आई थी कि वो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। इसी तरह दीवार का सहारा लेकर
वो लंगड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुंची और बिस्तर पर बैठते ही फुट फुट कर रोने लगी। कमरे में उसका पति शिवम लेटा हुआ था। उसने पूजा की हालत देखी तो घबरा गया। पूजा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और इतना सारा राशन लेने तुम अकेले क्यों गई थी बाजार? घर में कोई और नहीं था क्या? बस इतना सुनते ही पूजा की रुलाई फूट पड़ी और वह रोते रोते सारा दर्द शिवम को बता दिया। कैसे सपने ताने मारे, कैसे धूप में उसे अकेले राशन लाना पड़ा और कैसे उसकी माँ और देवरानी हर समय हुक्म चलाती हैं, सिर्फ इसलिए कि आज तुम कमाने लायक नहीं रहे शिवम। उन लोगों ने एहसान के बोझ तले दबा दिया। हर रोटी की कीमत मुझसे दिन रात काम करवा कर चुकाई गई। बहू नहीं, उसे इस घर में नौकरानी बनाकर रखा गया। यही है आपके रिश्ते, यही है इस परिवार की सच्चाई, इंसानियत। उधर बाहर कावेरी जी और छोटी बहू कनक की तेज आवाज गूंजने लगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? राशन अभी तक किचन के बाहर पड़ा है और महारानी यहाँ कमरे में आराम फरमा रही हैं। पैसे की बर्बादी करना कोई इनसे सीखे। इतना सुनते ही शिवम का सब्र जवाब दे गया। वो दर्द से कराहते हुए भी बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा और तकिया के सहारे बैठकर अपनी पत्नी के बहते आंसुओं को पोंछने लगा। एक तो तुम्हारे पैर में मोच आ गई, तुम ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रही और उन्हें अभी भी काम की पड़ी है। तुम किचन में नहीं जाओगी पूजा। मेरी पत्नी किसी की नौकरानी नहीं है। पूजा धीरे से बोली, शांत हो जाइए। वैसे भी आपकी नौकरी तो रही नहीं। नौकरी नहीं है तो क्या मेरी पत्नी सबकी गुलाम बनकर रहेगी? शिवम ने दर्द भरी आवाज में कहा, पूजा तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मेरे पीछे ये लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और तुम सब अकेले सहती रही। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, मैं क्या करती? अगर आपको बता देती तो आपको और दुख होता। आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। शिवम की आंखें भर आई। ऐसा मत सहा करो पूजा, मैं भी जिंदा हूँ, मरा नहीं। इतना सुनते ही पूजा ने जल्दी से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। ऐसी अशुभ बातें मत कहिए जी, आपके बिना मैं कैसे जीऊँगी? शिवम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब चिंता मत करो, बहुत सह लिया तुमने, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने धीमे से कहा, पूजा मेरी अलमारी में थोड़े बहुत पैसे पड़े होंगे, तुम उनसे एक लैपटॉप खरीद लाओ। पूजा ने पैसे निकाले लेकिन पैसे कम थे। उसने कहा, जी मैं ये अपना यह चैन बेच दूंगी, लेकिन लैपटॉप जरूर खरीद कर लाऊंगी। और हाँ, मैं घर बैठे बैठे ही काम शुरू करूंगा, फिर देखना इन लोगों की बोलती कैसे बंद होती है। अगले ही दिन से शिवम ने खुद को बदलने की ठान ली। शरीर अभी भी पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा था। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता, कमर देर तक बैठने नहीं देती, मगर अब उसकी आंखों में बेबसी नहीं, एक नई जिद दिखाई देने लगी थी। तकिया के सहारे बैठकर उसने धीरे धीरे लैपटॉप खोलना शुरू किया। महीनों बाद उसकी उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर चल रही थी। पूजा चुपचाप उसके पास बैठी रहती, कभी तकिया ठीक करती, कभी दवाई देती, तो कभी हौसला बढ़ाते हुए कहती, आप जरूर सफल होंगे जी, भगवान सब देख रहे हैं। शिवम दिन रात नौकरी ढूंढने लगा, कहीं रिज्यूमे भेजता, कहीं इंटरव्यू देता, तो कहीं घंटों बैठकर ऑनलाइन काम सीखता, लेकिन हर जगह एक ही सवाल उसका दिल तोड़ देता, क्या आप ऑफिस आ पाएंगे? और जब वो अपनी हालात बताता तो सामने वाले विनम्रता से मना कर देते। कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब ये सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं थी, ये उसकी पत्नी की इज्जत वापस दिलाने की लड़ाई थी। एक रात देर तक काम करते हुए अचानक उसके लैपटॉप पर एक मेल आया। उसने कांपते हाथों से मेल खोला और अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। उसे एक कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल आया था, पर वहाँ भी बात नहीं बनी। एक्सीडेंट में शिवम की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। महीनों तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। अब थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद वो तकियों के सहारे कुछ घंटों तक बैठने लगा था, इसीलिए घर से लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था। शिवम ऑनलाइन काम ढूंढने में लगा रहता था। कभी फ्रीलांसिंग वेबसाइट देखता, कभी डेटा एंट्री, तो कभी ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स के लिए आवेदन करता। शुरुआत में उसे छोटे मोटे काम ही मिले, कभी किसी का डेटा अपडेट करना, कभी ऑनलाइन रिपोर्ट बनाना। मेहनत ज़्यादा थी और पैसे कम, मगर शिवम अब हार मानने वालों में से नहीं था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उसे एक अच्छी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का काम मिल गया। पहली कमाई हाथ में आते ही उसकी आंखें भर आई। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ दिया। लेकिन तकलीफ अभी भी कम नहीं हुई थी। रीढ़ की चोट की वजह से वह ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता था। कुछ घंटों बाद ही उसकी कमर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता। कई बार दर्द से उसके हाथ तक कांपने लगते, मगर फिर भी वो काम करता रहता, क्योंकि उसके मन में बस एक ही सपना था, जल्द से जल्द पैसे जोड़कर अपना ऑपरेशन करवाना। क्योंकि दवा से उसे आराम था, पर डॉक्टर ने उसे कहा था ऑपरेशन से वह अच्छे से चल फिर सकते हैं। अपनी पत्नी पूजा और बच्चे को वो जिंदगी देना चाहता था जिसकी वो हकदार थी। पूजा की सास कावेरी जी, छोटे देवर और देरानी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी, क्योंकि उन्हें कभी इतना समय ही नहीं मिला कि वे उसके कमरे में झांककर उसका हालचाल पूछते। और पूजा भी सबके सामने बिल्कुल समान बनी रही। वो पहले की तरह ही चुपचाप घर के सारे काम करती रही, ताकि किसी को उसके मन की हलचल का अंदाजा तक न हो। इधर जैसे तैसे पैसे इकट्ठे हुए और पूजा के कुछ गहने बेचकर वह इलाज के लिए जाने लगा। नीरज ऑफिस गया था। कावेरी जी अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली थी और कनक हमेशा की तरह किटी पार्टी में गई थी। तो मौका देखते ही शिवम अपने एक दोस्त के साथ ऑपरेशन करवाने शहर चला गया। जाते वक्त उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि यही ऑपरेशन उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। उधर घर में पूजा अकेली रह गई थी, गोद में छोटा बच्चा, ऊपर से घर की सारी जिम्मेदारियां। उस पर कावेरी जी और छोटी देवरानी कनक के ताने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। हमारी कमाई खाती हो तो काम भी करना पड़ेगा, कावेरी जी रोज सुनाती। घर के सारे काम संभालो। करीब 20 दिन बीत गए। पूजा अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी कनक बन ठन कर कमरे से बाहर आई और मुस्कुराते ही बोली, भाभी, आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैंने बड़ा सेलिब्रेशन रखा है, तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दीजिए। पूजा ने धीरे से कहा, कनक, मैं सच में काम कर देती, लेकिन मुन्ने को बहुत बुखार है। पूरी रात उसकी वजह से मेरी आंख तक नहीं लगी। शरीर इतना टूट रहा है कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, और वो पल भर के लिए भी मेरे गोद से नहीं उतर रहा है। अगर हो सके तो आज खाना बाहर से मंगवा लो। इतने में उसका देवर भी वहाँ आ पहुँचा। उसने ताना मारते हुए कहा, भाभी, कनक प्रेग्नेंट है और आप बस बैठे बैठे समोसे खाती रहती हैं। थोड़ी हेल्प नहीं कर सकती? हमारी शादी की सालगिरह है। आपको तो एहसान मानना चाहिए कि आपके दुख के समय हमने आपको यहाँ बैठाकर खाना खिलाया। ये सब सुनकर पूजा की आंखें नम हो गई, मगर फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, देवर जी, अगर मेरे बेटे को बुखार न होता तो मैं ज़रूर काम कर देती, लेकिन सच कह रही हूँ, आज बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा है। तभी मुन्ना भी उल्टियाँ करने लगा और कावेरी जी का दिल फिर भी नहीं पसीजा। वो बाल खींचते हुए बोली, पति क्या बाहर गया इलाज करवाने? तू तो यहाँ महारानी बनकर बैठ गई। एक काम ढंग से नहीं हो रहा है तुझसे। बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी है। ये सब काम चोरी के लक्षण हैं। पूजा बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसे लग रहा था जैसे इस घर में उसकी तकलीफ किसी को दिखाई ही नहीं देती। तभी अचानक घर का मेन दरवाज़ा खुला। सबकी नज़रें उधर मुड़ी और अगले ही पल सब हैरान रह गए। दरवाजे पर शिवम खड़ा था। आज महीनों बाद वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा दिखाई देख रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक, और साथ में उसका दोस्त भी था। पूजा की आंखें खुशी से फैल गई। शिवम जी, कावेरी जी और कनक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। शिवम धीरे धीरे अंदर आया और दृढ़ आवाज में बोला, माँ, बस बहुत हो गया, अब और जुल्म नहीं सहूंगा मैं। फिर उसने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, अब पूजा किसी की नौकरानी बनकर इस घर में नहीं रहेगी। न किसी की डांट सुनेगी, न ताने, न दिन रात अकेले खटेगी। भैया, हमने आपको और भाभी को पूरे 1 साल संभाला है, तो क्या भाभी बदले में हमारे लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? थोड़ा बहुत काम कर देंगी तो कौन सा एहसान हो जाएगा? कनक ताना मारती बोली, बस करो कनक। शिवम की आवाज़ पहली बार इतनी ऊंची हुई कि पूरा घर सन्न रह गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, एक्सीडेंट से पहले इस घर की हर जिम्मेदारी मैं उठाता था।
यहाँ तक कि नीरज की पढ़ाई और शादी में मैंने अपने पैसे लगाए हैं। अपनी पूरी तनख्वाह बिना हिसाब माँ के हाथ में रख देता था। कभी अपने लिए कुछ नहीं बचाया, क्योंकि मुझे अपने परिवार पर भरोसा था। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी में मुश्किलें आईं, सबने मुंह मोड़ लिया। माँ जिस ममता पर मुझे घमंड था, वही आज पैसों और स्वाद के आगे बदल गई। मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया गया। पूजा चुपचाप रो रही थी। शिवम ने अपने बेटे को गोद में उठाया और भर्राई आवाज में बोला, मैं शायद अपने साथ हुए अपमान को भूल भी जाता, लेकिन आज जो तुम लोगों ने मेरे बीमार बच्चे और उसकी माँ के साथ किया है ना, उसके बाद इस घर से मेरा रिश्ता खत्म हो गया। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाल कर अपने भाई के मुंह पर दे मारे। और लोग, अपना यह एहसान। मुझे ऐसे लोगों की रोटी और पैसे नहीं चाहिए, जो हर निवाले का हिसाब इंसानियत बेचकर लेते हैं। शिवम ने उसी घर में दीवार खिंचवा कर अपना हिस्सा अलग कर लिया। उसने अपनी माँ और भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब कनक को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जिस बहू को वो मामूली समझती थी, वही पूरे घर की रीढ़ थी। अब रसोई की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। प्रेगनेंसी में भी उसे खुद खाना बनाना पड़ता था। कभी खाना बनता तो कभी बाहर से खाना आता। उसे बर्तन साफ करने पड़ते, झाड़ू पोछा करना पड़ता। और कावेरी जी भी उसके साथ लगी रहती थी, घुटने के दर्द के बावजूद भी। हर समय सास बहू में खिचकिच होती, काम को लेकर। जिस घर में पहले हर वक्त ऑर्डर चलाए जाते थे, वहाँ अब काम करने वाला कोई नहीं बचा था। उन्हें समझ आ चुका था कि मुफ्त की नौकरानी समझी जाने वाली बहू ही असल में उस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। उधर पूजा की जिंदगी में आखिरकार खुशियों ने दस्तक दे दी। अब न ताने सुनने पड़ते, न अपमान का घूंट पीना पड़ता। उसका बेटा प्यार और सुकून में पलने लगा। उसे पहली बार लगा जैसे उसके अंधेरे जीवन में आखिरकार रोशनी लौट आई हो। दोनों पत्नी पत्नी